नमस्कार, मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट जूलॉजी। आज हम एलिमेंट्री आइडिया अबाउट यूजेनेसिस तो मानव आनुवंशिकी का सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो यह टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड और यूनिट 4 का है। अब हम यहाँ यूजेनिक्स या मानव आनुवंशिकी का डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मानव आनुवंशिकी यूजेनिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और वो यूजीन से लिया गया है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव स्पीसीज की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बहन का या कैरियर का जो स्टडी की जाती है उससे ही यूजेनिक्स या मानव आनुवंशिकी कहते हैं। तो इसका श्रेय किसका, कौन सा साइंटिस्ट है, वो है सर फ्रांसिस सी गाल्टन। उन्होंने 1883 में इसका अध्ययन किया था। सर फ्रांसिस गाल्टन के बाद में इसके जो महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण ही एक साइंटिस्ट ए गरोड, उनको क्योंकि उन्होंने इसके कई इम्पोर्टेंट फंक्शंस देखे थे तो इसलिए उनको यूजेनिक्स के पिता भी कहा गया है। अब हम यूजेनिक्स के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से आनुवंशिक स्टडी की जाती है। जैसे देखते हैं हम कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स, सेकंड सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, इसके बाद में ट्विंस और उसके बाद में मेंडेलियन कैरेक्टर्स और इसके बाद में इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनके अलावा सिकल सेल एनीमिया, सिंड्रोम्स और एमनियोसेंटेसिस और आरएच फैक्टर, इसके अलावा ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप्स और पेडिग्री एनालिसिस, इन सब की स्टडी भी हम यूजेनिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। यूजेनिक्स के अंतर्गत हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स की स्टडी भी करते हैं। जैसे कि ह्यूमन क्रोमोसोम को जानने से भी यूजेनिक्स के या मानव आनुवंशिकी के कहीं उसका स्टडी हुई है। इसके सबसे पहले इसकी स्टडी किसने की थी? जियो और लेवेन ने, कि एक तकनीकी से ह्यूमन सेल्स में डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो कितना 46 होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद ही हैप्लॉयड 23 क्रोमोसोम्स में ग्रुप्स का पता लगा और इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी अरेंजमेंट किया गया। तो माइटोसिस डिवीजन के दौरान जो फर्स्ट मेटाफेज आती है उसमें ह्यूमन क्रोमोसोम्स को 7 ग्रुप्स में बांटा गया। तो जैसे कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो माइटोसिस डिवीजन की फर्स्ट मेटाफेज में ह्यूमन क्रोमोसोम्स को जो ग्रुप है उसको स्टडी की गई और उसमें देखा कि इसमें जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर्स होते हैं, वो ऑटोसोम्स गुणसूत्र कहलाते हैं। और जैसा कि इसमें फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जैसा कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और जो लास्ट 23 पेयर्स होते हैं, 23 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें एक्स बड़ा होता है और वाई थोड़ा छोटा होता है और जो फीमेल में होते हैं वो दोनों ही एक्स होते हैं। तो इस प्रकार इनके ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम 2 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा जो इनके ह्यूमन क्रोमोसोम्स के 7 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें फर्स्ट से और थर्ड तक, और सेकंड जो ग्रुप है उसमें 4th एंड 5th क्रोमोसोम्स, जिसमें एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम भी होता है। और थर्ड ग्रुप है उसमें 6 से और 12 तक क्रोमोसोम्स होते हैं और फोर्थ ग्रुप में 13 से 15 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो 5th ग्रुप है उसमें 16 से 18 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो
6 ग्रुप्स है उसमें 19 to 20, तो इसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। और लास्ट जो 7th ग्रुप्स है उसमें 21 and 22 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम यहाँ यूजेनिक्स की जेनेटिक स्टडी का सेकंड टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ हम मैन के बारे में देख देंगे। जैसे जितने भी जो मानव स्पीसीज हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल अरेंजमेंट और वो क्या होता है कि हेट्रोजाइगस थ्योरी का आधार पर ही कार्य करते हैं। जैसे कि ह्यूमन में जो मेल होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं, जबकि जो फीमेल होती है वो होमोजाइगस होती है। जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि मेल या नर वो XY को डिनोट करते हैं और फीमेल वो या स्त्री XX को डिनोट करते हैं। तो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं। तो इनका अगर आगे गैमेट्स का हम देखेंगे तो अगर जैसे गैमेट्स X है और इधर XY है तो XX से अगर वो होगा तो वो फीमेल या स्त्रीलिंग होगा। इसके बाद में XX का होगा वो भी स्त्रीलिंग या फीमेल होगा, और X का XY से होगा तो वो पुल्लिंग या मेल होगा। इस प्रकार इनका हमने यहाँ चेकर बोर्ड के अंतर्गत देखा कि गैमेट्स का अगर क्रॉस करवाया जाता तो कैसे मेल और फीमेल ऑफ स्प्रिंग होते हैं। अब हम सेक्स लिंकेज या लिंग संलग्नता के बारे में देखेंगे कि लिंग संलग्नता क्या होती है। जैसे कि क्रोमोसोम्स जीन्स के कैरियर होते हैं, और जीन्स क्या होता है जैसे हमने देखा था अभी, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम दोनों ही प्रकार के होते हैं। और रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ऑफस्प्रिंग में गैमेट्स द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं। अतः ये क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वंशागत होते हैं, और ये जीन्स जीवों में कैरेक्टर्स को शो भी करते हैं, इसके लिए भी उत्तरदायी हैं ये। तो जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे जो जीन्स होते हैं वो सोमेटिक कैरेक्टर्स का कंट्रोल करते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर जो जीन्स होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन को ही डिनोट करते हैं। तो जो सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स है उनको ही सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य भी करते हैं, और ऐसे जीन्स सेक्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। और इनके जो द्वारा लक्षणों को कंट्रोल किया जाते हैं उसको सेक्स लिंक्ड जीन्स कैरेक्टर्स कहते हैं। और सेक्स लिंक्ड जीन्स की जो हेरिटेंसी होती है वो पेरेंट्स तक ऑफ स्प्रिंग में जनरेशन टू जनरेशन होती रहती है, और इसी को ही सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब सेक्स लिंकेज है उसको जैसे कि एक्स या वाई क्रोमोसोम के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि कुछ होते हैं वो ओनली एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम लिंग संलग्न, और जो कुछ होते हैं वो वाई क्रोमोसोम्स पर होते हैं तो वो वाई क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाते हैं। और कुछ होते हैं जो एक्स और वाई दोनों पर ही होते हैं तो एक्स वाई क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं। और कुछ होते हैं जो कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं, वो पूर्णतः लिंग संलग्न वंशागति होते हैं। और कुछ होते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कुछ इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसा कि सेक्स लिंक के फर्स्ट टाइप में हमने देखा था कि एक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो उसमें क्या होता है कि ये एक्स क्रोमोसोम के साथ ही जिस सेक्स की संतति में संचारित होते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं, तो इस प्रकार की जो इनहेरिटेंस होती है उसको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, और एक हीमोफीलिया। और इसके अलावा ये तो ह्यूमन में होता है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा ड्रोसोफिला में जैसे आइज का रंग, ये सभी एक्स क्रोमोसोम्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप्स था वो बाई क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस।
इसमें कहता है कि ऐसे जीन जो केवल ओनली वो बाई सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तो उनको बाई क्रोमोसोम्स सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करते हैं। और ये केवल बाई वाला किस्म होते हैं, ओनली मेल में ही पाए जाते हैं और फीमेल्स में इनका इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये क्या होता है कि ये पेरेंट से या फादर से सन को और सीधे संतारित होते हैं। इस प्रकार के बाई क्रोमोसोम लिंक्स कहलाते हैं ये। तो इसमें जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। और इसके अलावा इसमें इक्थायोसिस हाइट्रिक्स, ये दोनों प्रकार के होते हैं, वो केवल मेल में ही पाए जाते हैं तो इन्हें होलोएंड्रिक जीन्स भी कहते हैं। अब इसका जो थर्ड टाइप्स है वो एक्स और बाई क्रोमोसोम के अलावा भी, जैसे अब ये एक्स का पढ़ा हमने और बाई का देखा, इसके अलावा ऐसे भी कोई होता है जो एक्स बाई क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और बाई उन पर पाए जाते हैं, इसलिए दोनों सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही ये ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेंस करते हैं। तो इनमें इनको कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और नेफ्राइटिस, इसके अलावा रेटिनस पिगमेंटोसा, यही इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। अब इन तीनों एक्स बाई और एक्स वाई के अलावा कौन से होते हैं, कंप्लीट सेक्स इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो जो कम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो है, इनमें हम देखे थे कि इनमें एक्स क्रोमोसोम का जो लोअर पार्ट है वो बाई क्रोमोसोम के सेम ही होता है और दोनों क्रोमोसोम्स में ही यह जीन्स होमोलॉगस रीजन कहलाता है। तो इसका हमने आगे देखा था भी, इसमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता, इसलिए कम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। और इनमें कंप्लीट लिंक्ड जो आनुवंशिकता दर्शाते हैं, इनके जो मेन एग्जाम्पल्स थे वो हमने अभी देखे थे एक्स क्रोमोसोम्स पर, जैसे कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, ये दोनों ही कंप्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो लास्ट फोर्थ था अपना इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, अपूर्ण लिंग संलग्न वंशागति। तो इसमें क्या होता है कि एक्स और जो बाई सेक्स क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस रीजन के स्थित जीन्स के एक साथ ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में संतानित नहीं होते, क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए इस रीजन में जीन्स इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। और इनकम्प्लीट जो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक्स दर्शाते हैं उसके उदाहरण हमने आगे देखे थे, वो किस में था, एक्स और बाई में। तो नेफ्राइटिस और रेटिनस पिगमेंटोसा इसके मेन एग्जाम्पल हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इनके अलावा भी और भी होती हैं, जैसे कि कुछ जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो फादर से सन को और सन से ग्रांड सन को जाती है, ऐसी को क्या कहते हैं, हॉलीएंड्रिक इनहेरिटेंस। और इसका अपोजिट जो होती है, जैसे कि मदर से डॉटर को और फिर उसके बाद में ग्रैंड डॉटर को, उसको होलोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र फादर से ग्रैंड सन को और उसके अलावा डॉटर के माध्यम से जाता है तो उसको कहते हैं डाइजेनिक सेक्स लिंकेज कहते हैं। और इसके अलावा जब अगर मदर से ग्रैंड डॉटर के माध्यम से अगर ये कैरेक्टर्स जाते हैं तो उसको कहते हैं डाइडेंड्रिक सेक्स लिंकेज। अब हम यूजेनिक्स की जेनेटिक स्टडी के ट्विंस के बारे में देखेंगे। ट्विंस या यमज क्या होते हैं, जब एक ही मदर से एक साथ और एक ही समय अगर दो ऑफस्प्रिंग को बर्थ होने पर उन ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्विंस को
कितने भागों में बांटा गया, 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस या समान यमज, और सेकंड है फ्रेटर्नल या डाइगोजेटिक ट्विंस या द्वियुग्मजन्य यमज, और लास्ट थर्ड है सियामीज ट्विंस, ये सियामीज ट्विंस। जैसे कि हम देखेंगे आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। तो क्या होता है कि एक ही जाइगोट से उत्पन्न होने वाली दोनों जो ऑफस्प्रिंग है वो समान हो, एक समान हो, तो उनको आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और ये दोनों ऑफस्प्रिंग है वो कैरेक्टर की दृष्टि से अगर देते हैं ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से समान होती है, इसलिए इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है। सेकंड फ्रेटर्नल या डाइगोटिक ट्विंस या द्वियुग्मजीय यमज क्या होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये डाइजाइगोटिक, ये नॉर्मल ऑफस्प्रिंग के समान ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि सामान्य जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वहाँ संख्या में एक ही जन्म लेती है, लेकिन वहीं इसमें 2 ऑफस्प्रिंग का जन्म एक साथ होता है। जैसे कि जनरल देखा है कि ब्रदर्स और सिस्टर के समान ही हो, और ये ट्विंस क्या होता है कि 2 स्वतंत्र यानी सेपरेट जाइगोट से पैदा होने के कारण इनको डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। और ये दोनों जाइगोट 2 एग्स के सेपरेट स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही बनते हैं। तो ये सेम समान होते हैं या असमान, ये सेक्स के हो सकते हैं। दोनों जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिक प्रकार भी डिफरेंट हो सकते हैं और करैक्टर भी इनमें डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए इनको असमान जाइगोटिक भी कहते हैं। ट्विंस का थर्ड पार्ट है सियामीज ट्विंस। तो इनके बारे में हम देखेंगे क्या होता है कि श्याम देश में सबसे पहले ऐसे सियामीज ट्विंस का पता लगने के कारण ही इससे विशेष स्पेशल प्रकार के सियामीज को सियामीज ट्विंस कहा गया। और ये ट्विंस भी एक गैमेट्स होते हैं, किंतु इनमें जो क्या होता है फिजिकली रूप से तो ये जुड़े हुए रहते हैं, और इसके अंतर्गत जाइगोट फर्टिलाइज एग्स 2 सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन इनके जाइगोट के इस फर्स्ट डिवीज़न में दोनों सेल्स पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाती और कुछ डेवलप्ड होती रहती हैं। तो इसके द्वारा बनने वाली जो दोनों ऑफस्प्रिंग है वो मिडिल बॉडी से जुड़ी रहती हैं। कभी कभी तो क्या होता है इनके जो ट्रंक पार्ट है वो सेपरेट होकर और हेड एक ही होता है, और ये केवल हिप से ही जुड़ी रहती हैं। तो जो सियामीज के ट्विंस हैं वो एक ही सेक्स के होते हैं, और उनका जो जीन टाइप्स हैं वो भी एक प्रकार का होता है। तो यहाँ हमने देखा है कि जो ट्विंस की बायोलॉजिकल दृष्टि से इसका स्टडी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके कारण क्या होता है कि जो वंशागति और एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उनको समझने में भी बहुत सहायता मिलती है। अब हम यहाँ यूजेनिक्स में जेनेटिक स्टडी के अंतर्गत हम देखते हैं कि इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या चयापचय की अंतर्जात जो विकृतियाँ होती है वो कौन कौन सी है। तो इसके बारे में हम देखने की फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और टेसिक डिजीज़, ये सभी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में सबसे पहले किसने स्टडी की थी, जो ए गेरोड ने जैव या बायोकेमिकल म्यूटेशन की स्टडी अपनी जो बुक थी उसमें इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में 1904 में किया था। और इन्होंने बताया कि जितने भी
अप्रभावी जीन्स हैं उनके द्वारा ही मेटाबॉलिज्म से संबंधित ये 4 प्रकार की डिजीज पाई जाती है। जैसे फर्स्ट है जो फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, ये अप्रभावी जीन्स होते हैं उनको पीपी द्वारा कंट्रोल होने वाला, ये वंशागत होने वाला रोग है। यदि रोगी में पीपी अप्रभावी जीन पाए जाते हैं तो ये बॉडी में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्लेसेज एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हो पाता। अब इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की सेकंड है एल्केप्टोन्यूरिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अप्रभावी जीन्स होते हैं उनको स्मॉल ए द्वारा डिनोट करते हैं। तो इस डिजीज के अंतर्गत होमोजेंटिसिक एसिड होता है, वो ऑक्सीडेज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता, और इसके कारण क्या होता है कि होमोजेंटिसिक जो एसिड होता है वो टायरोसिन का प्रोडक्शन होता है। तो एसिड में चेंजेस नहीं होने के कारण यह ब्लड में इकट्ठा होता रहता है और यूरिन के द्वारा ही एक्सक्रीशन होने लगता है। तो होमोजेंटिसिक जो एसिड है वो यूरिन के द्वारा अगर वो एयर के कांटेक्ट में आने से वो काले रंग का हो जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है कि वो पेशेंट के यूरिन का एक्सक्रीशन करता है और उसमें जो कार्टिलेज में उपस्थित कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लैक स्पॉट्स शो करता है। और इसके इफ़ेक्ट से क्या होता है कि पेशेंट के ईयर और आइज में ब्लैक स्पॉट्स शो होते हैं। अब इनबॉर्न एरर ऑफ मेट्रोलॉजी की थर्ड लीजिए एल्बिनिज्म या रंजकहीनता। तो इसमें क्या होता है कि ये पेशेंट की जो स्किन और हेयर्स होते हैं और आइज पर जो जनरली मेलानिन पिगमेंट होता है वो उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है पेशेंट का जो वो है वो येलो, वाइट या पिंक दिखाई देता है। तो इसमें ब्लड के ये पिगमेंट के कारण ही होता है। इनमें इनके हेयर और आइज ब्राउन होते हैं। और इसमें क्या होता है जो पेशेंट होता है वो लाइट के प्रति भी सेंसिटिव होता है क्योंकि इनकी स्किन धूप में जलने लग जाती है। और ये पेशेंट अप्रभावी जीन स्मॉल सीसी द्वारा भी कंट्रोल होता है। और इन जीन्स के कारण क्या होता है कि टायरोसिन जो एंजाइम है वो नहीं बनता और मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस भी नहीं होता। तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म की लास्ट डिजीज है टे सिक डिजीज या टे सिक रोग। तो इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर तो सबसे पहले बारन टे ने 1881 में और बर्नार्ड सेक ने 1887 में इस डिजीज़ के करेक्टर्स के बारे में बताया। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो इससे इफेक्टेड शिशु होते हैं वो बाय बर्थ के समय से ही सामान्य होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जैसे ही ग्रोथ काल में बड़े होते जाते हैं तो 5-6 मंथ में ही इनके ब्रेन और नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मलिटी विकसित होने लग जाती है। तो इनमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी डेथ 3 से 4 वर्ष की एज में हो जाती है। अब हम यहाँ यूजेनिक्स के जेनेटिक स्टडी के अंतर्गत मेंडेलियन कैरेक्टर्स या मेंडेलियन लक्षण के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि फर्स्ट कलर ऑफ आइज, सेकंड कैपेसिटी ऑफ कर्लिंग ऑफ टंग या जिब्बे को मोड़ने की क्षमता, और थर्ड है कर्ली हेयर कैपेसिटी या बालों का घुंघराला होना, और फोर्थ है फ्री एंड अटैच प्रेग्ना लॉब, तो फ्री और जो कर्णपाली है उसका भी जुड़ा होना, और लास्ट है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट, तो एक विशिष्ट टेस्ट की ज्ञान भी। ये सभी मेंडेलियन कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ दिया गया है। अब यहाँ कलर ऑफ आइज में क्या होता है कि जो ह्यूमन में जो आइज का जैसे ब्राउन रंग, ब्लू पर इफेक्टिव है, ऐसे ही जो ब्राउन
कलर हैं उसको, उसके जीन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी द्वारा। और जो ब्लू कलर के हैं वो अप्रभावी जीन है, उनको स्मॉल बी द्वारा करते हैं। तो स्पीसीज में इनकी जो इनहेरिटेंस होते हैं वो मेंडल के अनुसार ही होती हैं। और अब सेकंड है इसका कैपेसिटी ऑफ कर्लिंग ऑफ टंग, मतलब जो टंग है उसको मोड़ने की कैपेसिटी। तो ये भी ह्यूमन में जो टंग है उसको बेलनाकार मोड़ सकना भी एक इफेक्टिव वे मोड़ने की कैपेसिटी का होना भी एक अप्रभावी करेक्टर है। इस प्रकार से क्या होता है, जो टंग को पैरेलल में मोड़ना प्रभावी है, वे न मोड़ना भी एक अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार थर्ड है कर्ली हेयर कैपेसिटी, बालों का घुंघराले होना। तो ह्यूमन में ये हेयर्स हैं उनका कर्ली एक प्रभावी है, और सीधे और जो जनरल हेयर्स होते हैं वो एक अप्रभावी है। अब मेंडल करेक्टर्स में फोर्थ है फ्री एंड अटैच प्रेग्ना लोब, मतलब फ्री और जुड़ी होनी कर्णपाली। तो इनमें क्या होता है कि जो ह्यूमन में जो ईयर लोब होते हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो फ्री प्रकार की होती है, वो उन पर जो उनकी उपस्थिति वो इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है। और दूसरा जो कर्ण लोब है वो लोअर या नीचे से और फेस की ओर जुड़ी होना, ये भी एक इफेक्टिव प्रभावी लक्षण है। मेडिसिनल करेक्टर्स के लास्ट है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट, या विशेष स्वाद का ज्ञान होना। तो इसमें कहता है जैसे फिनाइल थायोकार्बेमाइड, या इसको पीटीसी, ये एक ऐसा मैटर है जिसे कि सभी ह्यूमंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, और यह कैपेसिटी केवल ये इफेक्टिव करेक्टर वाले व्यक्तियों में ही होती है। तो इसके जो टेस्ट हो उसको पहचानना भी, उनको पहचान नहीं पाते, तो ये भी एक अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी जो लक्षण हैं उनके जीन होते हैं वो कैपिटल टी, और अप्रभावी लक्षण होते हैं उनमें स्मॉल टी द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो इस जो करेक्टर की इनहेरिटेंस है वो टी जीन वालों को इस मैटर के अगर लिक्विड घोल में अगर उनको टेस्ट कड़वा लगता है, जबकि स्मॉल टी वाले को इनका मालूम ही नहीं पड़ता। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।